हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज वे में। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जनवरी 2002 का। जैसा कि पहले मैंने बता रखा था कि जनवरी 2002 का करंट अफेयर्स लाना है आप लोगों तक, इसलिए फाइनली आज मैंने जनवरी का करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। और इससे पहले मैं 2021 का मई मंथ तक का करंट अफेयर्स का वीडियो बनाकर इस चैनल में मैं डाल रखी हूँ। साथ ही साथ बिहार का भी जो करंट अफेयर्स है उसका भी मई मंथ तक का वीडियो बना के इस चैनल में मैंने डाल दिया। सो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे और जो नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल में जाके सारे वीडियोज़ को देख लें। और जो जो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए मैं वही कोशिश कर रही हूँ करंट अफेयर्स को लाने का, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आप लोग के लिए बेहतर साबित हो। ओके, तो चलिए 8 ईयर्स स्टार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जनवरी 2002। किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन हुआ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पंजाब। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? नरेंद्र मोदी मार्ग नामक। तो इसका आंसर है सिक्किम। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में सिक्किम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामक सड़क का उद्घाटन हुआ है। सिक्किम में सोमगो लेक नाथुला बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड का नामक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रखा गया है। इस नई सड़क का उद्घाटन राज्यपाल गंगा प्रसाद ने किया और लंबाई क्या है? 19.51 किलोमीटर। इसका निर्माण करने वाली कौन संस्था है? सीमा सड़क संगठन यानी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ है। नाथुला बॉर्डर के गंगटोक से जोड़ने वाली पुराने रूट का नाम जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम पर था। ओके, तो अब याद रखेंगे। अब जो नरेंद्र मोदी मार्ग नामक जो सड़क का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? सिक्किम में हुआ। और किस किस कहाँ कहाँ जोड़ा जा रहा है? तो सोमगो लेक से नाथुला बॉर्डर का रोड है। ओके, नेक्स्ट। पंकज शर्मा किस देश की राजदूत नियुक्त किया गया है? तो चीन, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, स्पेन। सही उत्तर है मैक्सिको। पंकज शर्मा मैक्सिको भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं और ये 1991 बैच का भारतीय विदेश सेवा का अधिकारी है और वर्तमान में निशस्त्रीकरण पर UN सम्मेलन जिनेवा में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि भी है। पंकज शर्मा मृदुल कुमार की जगह पर नियुक्त होंगे और ये मैक्सिको की राजधानी के सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मैक्सिको ही शहर है। मैक्सिको के राष्ट्रपति फिलिप कॉल्ड्रॉन है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? मैक्सिको। 100 टेस्ट विकेट लेने वाले जो सबसे तेज भारतीय कीपर कौन बने? तो रिद्धिमान साहा, लोकेश राहुल, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी। सही उत्तर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत वर्तमान में अभी विकेट कीपर है और अभी उत्तराखंड में इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ शुरुआत में सबसे पहले तो ऋषभ पंत को ही 2 जनवरी 2021 में पुरस्कार पाए थे। यह सबसे पहले ये रिकॉर्ड टीम इंडिया का पूर्व महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे था। अब ये विकेट कीपर का जो नाम है ऋषभ पंत का। 26 टेस्ट में ये मुकाम हासिल किए हैं। 26वें टेस्ट में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, जबकि जब MS धोनी जो है वो तीसरे टेस्ट में ये मुकाम हासिल किए थे। टेस्ट क्रिकेट के सबसे तेज विकेट लेने वाले क्विंटन डिकॉक का नाम पे दर्ज है। ओके, जिसके साथ जसप्रीत बुमराह भी जो है विदेश धरती पे 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। तो याद रखेंगे, मैंने एक्सप्लेनेशन अच्छा से दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ी सुविधा मिल जाए। इसका आंसर क्या होगा? ऋषभ पंत, तेज विकेट कीपर। हाल ही में शरद महोत्सव, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ, दिल्ली, राजस्थान, कोची। 4 ऑप्शन दिया, सही उत्तर राजस्थान। शरद महोत्सव का आयोजन माउंट आबू राजस्थान में हुआ था। इससे पहले लोकरंग महोत्सव राजस्थान जयपुर में हुआ था और लोसर महोत्सव जिसे लद्दाख में मनाया गया है, शरद महोत्सव का आयोजन 29 दिसंबर 2021 में हुआ था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने माउंट आबू को प्रसिद्ध नक्की झील पर गांधी वाटिका में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया और महात्मा गांधी का पुस्तकालय का उद्घाटन किया। तो याद रखेंगे, जो शरद महोत्सव का जो आयोजन हुआ है वो राजस्थान के माउंट आबू पे हुआ है और इससे पहले जो लोकरंग महोत्सव था वो भी राजस्थान के जयपुर में हुआ था। याद रखेंगे, और जो लोसर महोत्सव है वो लद्दाख में मनाया गया है। ओके, तो लोसर महोत्सव शरद महोत्सव का आयोजन किया कब कब हुआ? तो 29 दिसंबर 2021 में हुआ था। ओके, और ये भी याद रखेंगे कि नक्की झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। गांधी वाटिका का जो गांधी जी का प्रतिमा है वहाँ पे लगाया गया है और पुस्तकालय भी बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट। किस देश ने वर्ष 2021 के अंडर-19 एशिया कप जीता है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। सही उत्तर है भारत। भारत ने 2021 के अंडर-19 एशिया कप जीता है और उपविजेता श्रीलंका है। आयोजन स्थल का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई UAE में किया गया था। भारत ने यश धूल की कप्तानी में खिताब जीता है। भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराया और डकवर्थ लुईस पद्धति से जीता। भारत अब तक 8 बार खिताब जीत चुके हैं। वर्ष 2012 में भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से खिताब जीता था।
तो याद रखेंगे DLS पद्धति से उन्होंने अंडर-19 एशिया कप भी जीता है। कौन? तो भारत इस बार। और 8 बार कुल खिताब जीत चुके हैं भारत। ओके। किस राज्य की खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 को मेजबानी की मंजूरी मिली है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया का आयोजन अब तक भारत में 4 बार हो चुका है। इसमें एक रद्द भी हो गया। पहला संस्करण आयोजन दिल्ली में हुआ था, दूसरा संस्करण आयोजन पुणे में महाराष्ट्र में हुआ, तीसरा संस्करण गुवाहाटी में हुआ था और चौथा वाला जो संस्करण वो कैंसिल हो गया। अब 5वां जो संस्करण वो मध्य प्रदेश में होगा। तो आई थिंक मुझे तक याद है वो चौथा जो संस्करण उड़ीसा में होने वाला था, बट उतना कंफर्म मैं नहीं बता सकती। अगर इसको आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ गूगल से सर्च कर लें। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सुनील शर्मा, VK त्रिपाठी, VK यादव, पीयूष गोयल। सही उत्तर है PK त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी भारतीय रेलवे बोर्ड का नए अध्यक्ष बने हैं, जो 1983 बैच के IAS के अधिकारी हैं। और VK त्रिपाठी वर्तमान में उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर का महाप्रबंधक भी हैं। और ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं और रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। तो कौन, क्या आंसर है रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष? वो PK त्रिपाठी। नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, रूस, दक्षिण कोरिया, चीन, इजराइल। 4 ऑप्शन। सही उत्तर क्या है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने भी 2026 तक अपना कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा कर दी है। यह सूर्य 300 सेकेंड में 10 करोड़ डिग्री तक तापमान बनाए रख सकता है। दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य चीन ने विकसित किया और डेनमार्क दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने वाला देश है। तो याद रखेंगे, चीन सबसे पहला कृत्रिम सूर्य चीन बनाया था और साथ में दूसरा अब दक्षिण कोरिया कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा कर दी है। और इसके अलावा डेनमार्क भी है जो दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने वाला देश है। तीन चीज़ दिया हुआ है, इसलिए याद रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? चीन। वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है? उड़ीसा, बिहार, असम, केरल। तो इसका आंसर है असम। असम राज्य की IPS वायलेट बरुआ असम की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक IG बनी है। यह अभी तक कोकराझार जिले की पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर थी। इन्हें 1 जनवरी 2022 से पुलिस महानिरीक्षक के रूप में प्रमोट किया गया है। वर्ष 2021 में राष्ट्रपति द्वारा विशेष सेवा के लिए पुलिस पदक भी मिल चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहली महिला है, तो ये अपने आप में खुद इंपॉर्टेंट है। ये पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक है, तो वह असम से है। हाल ही में ब्रिटेन की महारानी ने इस मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बनाया है। द मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बनाया है। तो किसे बनाया है? तो एशले बॉटी, नाओमी ओसाका, एमा रादुकानु, बारबरा कोआ। सही आंसर है एमा रादुकान। इंग्लैंड की स्टार एमा रादुकानु को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बनाया है। 19 वर्षीय एमा रादुकानु ने US ओपन ग्रैंड स्लैम 2021 के खिताब जीता और ये खिताब जीतने वाली ब्रिटेन की दूसरी महिला और सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनी थी। BBC ने इन्हें बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 चुना है। तो याद रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एमा रादुकान। नेक्स्ट। किस देश की दुनिया का सबसे लंबी मेट्रो लाइन निर्माण शुरू किया है? तो ऑप्शन है चीन, जापान, रूस, भारत। सही आंसर है चीन। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू किया है चीन ने। शंघाई ने दुनिया का सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर के रूप में अपनी रैंक बरकरार रखते हुए 2 नई मेट्रो लाइन खोली है। फिर से नई लाइन खोली है, 2 नई मेट्रो बनाई जा रही है। तो 2 नई लाइनों को जो साथ शंघाई मेट्रो नेटवर्क है उसे जोड़ दिया गया है। तो कुल जो लंबाई है 831 किलोमीटर है। तो दुनिया का सबसे लंबी मेट्रो लाइन बन गई है। याद रखेंगे, दुनिया के सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ पे है? तो चीन में। कौन सा उच्च न्यायालय देश की पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बना है? तो फर्स्ट देख लीजिए, ऑप्शन क्या है? गुजरात उच्च न्यायालय, प्रयागराज उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, अमरावती उच्च न्यायालय। सही आंसर है केरल उच्च न्यायालय। केरल हाईकोर्ट देश की पहली कागज रहित हाईकोर्ट बना है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इसका उद्घाटन किया है। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश M मणिकुमार भारत में हाईकोर्ट की संख्या 25 और 25वां जो हाईकोर्ट बनी है अमरावती हाईकोर्ट है, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट। हाल ही में किसी मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा द जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मानित किया गया है? द जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर विरल देसाई, नीना गुप्ता, दानिश सिद्दीकी, नारायण मूर्ति। तो सही आंसर है दानिश सिद्दीकी। तो हाल ही में अफगानिस्तान और तालिबान के युद्ध में उन्होंने जर्नलिज्म करते हुए तालिबानियों के द्वारा मारे गए और इसलिए मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा मरणोपरांत उन्हें जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे, दानिश सिद्दीकी मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा मिला है, तो जर्नलिस्ट ऑफ द
ईयर से सम्मानित हुआ है। द नेक्स्ट, हाल ही में बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान को किस देश ने शुरू किया है? तो अमेरिका, भारत, जापान, यूनाइटेड किंगडम। 4 ऑप्शन दिया, सही उत्तर यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है। युवाओं ने धूम्रपान की लत से बचाने के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में न्यूजीलैंड ने भी 2030 तक का धूम्रपान से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। हाल ही में राइट टू पी अभियान को देश को कौन सी राज्य शुरू किया है? तो भुवनेश्वर, जयपुर, लखनऊ, नागपुर। 4 ऑप्शन दिया हुआ, सही आंसर नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में राइट टू पे अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य शहरवासी को स्वच्छ, सुरक्षित, निःशुल्क टॉयलेट उपलब्ध कराना। यह अभियान को नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एनएमसी द्वारा किया जा रहा है। नागपुर, महाराष्ट्र में 10 जनवरी 1975 का प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन भी हुआ था। इसके उपलक्ष्य में 2006 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। ओके, तो इसका देख लेते हैं क्या आंसर क्या है? नागपुर है। ओके, याद रखेंगे राइट टू जो अभियान, राइट टू पी का जो अभियान है नागपुर से संबंधित है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, वैशाली हिबासी, सोमा मंडल, अलका मित्तल, वायलेट बरुआ। सही आंसर अलका मित्तल। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी नियुक्ति हुई है। ओएनजीसी ऑयल के नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका जो फुल फॉर्म है, ओके, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अलका मित्तल जो है सुभाष कुमार की जगह पर लेंगे और चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर के पद ग्रहण करेंगे। ओएनजीसी का स्थापना मैंने मिस्टेक से नहीं लिखा, इनका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में, तो आप इसको चेक कर लेंगे ओएनजीसी का स्थापना कब हुई है। ओके, शादी जो कानूनी है, शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने के संबंधी विधेयक जांच कराने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कस्तूरी रंगन समिति, सुष्मिता देव समिति, विवेक देव राय समिति, रेखा समिति। सही आंसर है सुष्मिता देव समिति। शादी की कानूनी जो उम्र बढ़ाने के संबंधी विधि है वो जांच सुष्मिता देव समिति के गठन किया गया है। टीएमसी का सांसद सुष्मिता देव इस समिति में एकमात्र महिला प्रतिनिधि है। इस समिति के कुल 31 सदस्य हैं और यह सदस्य स्थायी समिति बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 की जांच के लिए गठित की गई है। इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार द्वारा भारत की महिलाओं को विवाह की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने की घोषणा हाल ही में की गई है। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा? सुष्मिता देव समिति। हाल ही में कहाँ पर लोसर महोत्सव मनाया गया है? मैंने पहले बताया था लोसर महोत्सव मैंने ऐड किया है जयपुर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर। तो आप लोगों को तो आंसर पता है लद्दाख। लोसर महोत्सव लद्दाख में तिब्बती बौद्ध धर्म का एक त्यौहार के रूप में माना जाता है। इसे तिब्बती नववर्ष भी कहा जाता है। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ होता है नया साल। लद्दाख के अन्य लोकप्रिय महोत्सव दोर मोर्चे महोत्सव, हेमिस महोत्सव, प्यांग तेंसी द्रुप महोत्सव। तो इसके जो वहाँ पे जो लद्दाख में मनाया जाता है महोत्सव, मैंने इसको ऐड कर दिया लोकप्रिय महोत्सव वहाँ का। तो कभी भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। कौन सा 100% एलपीजी सक्षम और धुआं मुक्त राज्य बना है? तो नागालैंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी सक्षम धुआं मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश 100% पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन देने वाला भी राज्य बन गया था। उज्ज्वला योजना के बाद 2018 में शुरू हुई हिमाचल गृहिणी योजना ने भी इस लक्ष्य का प्राप्त करने में मदद की। याद रखिएगा हिमाचल गृहिणी योजना भी शुरू हुई थी। ओके, दरअसल उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया और हिमाचल गृहिणी योजना जो है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये दोनों की मदद से 100% एलपीजी सक्षम और धुआं मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया। पीएम उज्ज्वला योजना की कब शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स? तो 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से। ओके, तो इसका आंसर हुआ हिमाचल प्रदेश धुआं मुक्त एलपीजी सक्षम। हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो हरीश सवल, किशोर कदम, नमिता गोखले, जोशीना लतीफ। आंसर है जोशीना लतीफ। जोशीना लतीफ होगा यहाँ पर। ओके, जोशीना लतीफ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। उन्होंने अपनी फोटो निबंध में एनआरसी से शामिल करने के लिए कठिन संघर्ष के लिए पुरस्कार जीता है और जो अक्टूबर 2019 में द कारवा में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने उन लोगों की दुर्दशा का दस्तावेज प्रस्तुत किया जिन्होंने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से हटा दिया गया था। ओके, जिन राष्ट्रीय नागरिक एनआरसी से जिसको हटा दिया था नाम, उनके बारे में, उनकी दुर्दशा के बारे में उन्होंने प्रस्तुत किया एक फ़ोटो के माध्यम से। इनकी फोटोग्राफर को लेकर उनको एक पुरस्कार दिया गया, तो उनका नाम है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। तो जीसाने लतीफ़ को मिला है। ओके, एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और
हम्म, और मैं जो नीचे मैंने डाल रखा है ना, ओके, तो ये अलग होगा, CAA होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो जो ये कैन डू जो लिखा है ना, वो मिस्टेक से लिख दिया फ्रेंड्स, मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। सो कोई बात नहीं, फिर भी आप समझ सकते हैं कि NRC का मतलब तो आप ऑलरेडी पहले से जानते होंगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। और जो CAA होता है, आप लोग उसको भी जानते होंगे, उसका नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पर सुधारना होगा थोड़ा। ओके, नेक्स्ट 21। G7 शिखर सम्मेलन 2002 का यह अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत, जर्मनी, अमेरिका, इटली। सही उत्तर है जर्मनी। G7 शिखर सम्मेलन 2002 का मेजबानी जर्मनी में होगा। इसकी आयोजन 26 से 28 जून तक 2022 में होगी। यह जर्मनी के बेवेरियन एल्प्स में आयोजित किया जाएगा। G7 या ग्रुप ऑफ 7 बोले तो अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी शामिल है। ओके, इसका पिछला संस्करण जो है G7 का शिखर सम्मेलन 2021 का यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुई थी। और यह टीकाकरण गठबंधन में जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा योगदान भी है। ओके, जो इनका जो टीकाकरण है लेकर, जो वैक्सीनेशन को लेकर है, जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा योगदान है G7 शिखर सम्मेलन का। और जर्मनी का राजधानी बर्लिन है ना, और चांसलर कौन है? तो ओलाफ स्क्वालेज, ओलाफ स्क्वालेज है। ओके, और इनका का मुद्रा जो है यूरो है। ओके, तो ये जो शिखर सम्मेलन की जो 2022 में जो अध्यक्षता करेगा, ये जर्मनी करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल के किसके नाम पर रखा गया है? नीरज चोपड़ा, जनरल विपिन रावत, एडमिरल R हरिकुमार, एडमिरल सुनील लांबा। सही आंसर स्वर्गीय जनरल विपिन रावत। मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम शहीद जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है। शहीद जनरल विपिन रावत देश के पहले CDS थे। और मैनपुरी की सैनिक स्कूल का स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी। याद रखेंगे फ्रेंड्स। हाल ही में कुछ परिवर्तित भी नाम हैं जो मैंने ऐड कर दिया आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोग ध्यान से इसको देखें। भोपाल की हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम अब क्या है? रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। मणिपुर का माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम क्या है? तो माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्या है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब बोला जाएगा, पहले क्या बोला जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यूपी की मड़ुआ डी रेलवे स्टेशन जो है, अब उनको क्या स्टेशन बोला जाएगा? तो बनारस रेलवे स्टेशन। और पंजाब के जो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, अब उनको क्या बोला जाएगा? ओलंपिक बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। तो ये नाम जो परिवर्तन हुए हैं, उससे कुछ आप लोगों की क्वेश्चन बन सकती है। ओके, तो याद रखेंगे, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देख लिया करें। नेक्स्ट, SCO के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? कारी किस्तानमिन, व्लादिमीर नूरू, फामिया किसिडो, नेप्टाली बैनट। सही आंसर है झांगमिंग। ओके, यहाँ पर कारी किस्तान मिंग जो होगा ना, वहाँ पर झांग मिंग होगा। ओके, झांग छूट चुकी है, वहाँ पे झांग मिंग होगा। तो SCO का मतलब होता है संघाई सहयोग संगठन। इस संगठन का महासचिव झांगमिंग बने हैं। इनका कार्यकाल 3 साल तक होगा। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है ना फ्रेंड्स, वो झांगमिंग। ओके, वो दिया हुआ है उसको, वो सही आंसर है। किस्तान में जो मैंने आपको बताया सही आंसर झांगमिंग, ऊपर में फुल नहीं लिखे हैं, झांग वो छूट चुकी है। तो इनका कार्यकाल क्या बताएं? 3 साल होगा। उज्बेकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री व्लादिमीर नोटो है, जगह लेंगे। और सहयोग जो संघाई सहयोग संगठन का स्थापना कब हुई थी? 2001 में। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। SCO में 9 सदस्य होते हैं। देखिए, SCO के बारे में मैंने बता दिया आपको। ओके, इसमें इसका स्थापना जो हुई है 2001 में, और इसकी जो मुख्यालय बीजिंग में। ओके, SCO का जो फुल फॉर्म है संघाई सहयोग संगठन। और ये अब जो उनकी महासचिव बने हैं, झांगमिंग बने हैं। जो को पहले महासचिव अगर पूछा जाएगा तो वो व्लादिमीर नोटो है, जो कि कहाँ के रहे हैं? उज्बेकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री है। ओके, 9 सदस्य कौन कौन सा है तो आप इसको देख लें। भारत, पाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, काजिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। याद रखेंगे फ्रेंड्स इसको। SCO का 9 सदस्य होते हैं, थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? झांगमिंग। ओपेक की महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो एंटोनियो गुटेरेस, गाय राइडर, हैथम अलगिस, अब्दुल्ला हामिद। सही आंसर है हैथम अलगिस। इन्हें ओपेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है।
और एक कुवैती तेल कार्यकारी है ये, जो कि मोहम्मद अवर्क इडोर की जगह अगस्त में बागडोर संभालेंगे। देखिए, ओपी के जो महासचिव हैं अभी कौन है? हैतम अलगिस। कब? अभी से नहीं, ये अगस्त 2022 से संभालेंगे। ओके, और ये क्या है? एक तरह से ये बिजनेसमैन है, कुवैती तेल कारखाने का। ओके, बिजनेसमैन है। अब ये ओपेक का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों की एक संगठन है ओपेक। इसकी जो स्थापना है 1960 बगदाद में हुई थी, और इसकी जो मुख्यालय ऑस्ट्रिया का वियना में है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी एक्सप्लेनेशन। थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है बट कोई बात नहीं, आप इसे अच्छे से देख लें तो आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो ओपेक के बारे में आपको बहुत ज़रूरी है जानकारी रखना। नेक्स्ट, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस अभियान को शुरुआत की गई है? पढ़े भारत, अभिनव भारत, स्किल इंडिया, सशक्त भारत। सही उत्तर है पढ़े भारत। शिक्षा मंत्रालय ने 1 जनवरी 2022 में पढ़े भारत 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया है। पर भारत का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा, माता पिता, समुदाय सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी सुधार को भागीदारी करना, जो सुधार है और सभी का भागीदारी रखना। बाल वाटिका में 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले इस बच्चे को इस अभियान में शामिल किया जा सकता है। ओके, ये जो पढ़े भारत जो 1 जनवरी 2022 से जो शुरू हुई है 100 दिवसीय पठन अभियान है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 दिवसीय पठन अभियान। ओके, शिक्षक, माता पिता, समुदाय, राष्ट्रीय, इन सब चीज़ों को राष्ट्र स्तर पर जो जो सुधार करना है शिक्षा को लेकर, वो सुधार किया जाएगा और ज़्यादा कोशिश किया जाए कि इसमें भागीदारी हो। अब भागीदारी 8वीं कक्षा का बच्चा भी इस अभियान में शामिल हो सकता है। ओके, हाल ही में किसी निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो देखिए ऑप्शन क्या दिया? मोहम्मद इकबाल, अनुपम रे, टीना डाबी, शकुंतला रामचंद्रन। सही उत्तर है अनुपम रे। अनुपम रे को पंकज शर्मा की जगह जेनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। 1994 की बैच की जो भारतीय विदेश सेवा अधिकारी अनुपम रे वर्तमान में नई दिल्ली के विदेश मंत्रालय मुख्यालय संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। पंकज शर्मा को मैक्सिको को भारत के अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे, पंकज शर्मा मैक्सिको को मैंने ऑलरेडी पहले बता के रखा, और अभी जो है अनुपम रे है जो कि पंकज शर्मा का ही जगह लेंगे। जहाँ से वो आए हैं वो मैक्सिको चले गए हैं, भारत के अगला राजदूत है वो मैक्सिको चले गए हैं। और ये जिनेवा में ऑलरेडी पहले से थे। कौन थे? पंकज शर्मा जिनेवा में थे जो कि मैक्सिको चले गए, और ये जिनेवा में अब अनुपम रे आ गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अगला राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में किन्हें नियुक्त किया? अनुपम रे को नियुक्त किया गया है। ओके, ये पूछा जाएगा कि संयुक्त सचिव अभी कहाँ के हैं? तो विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव हैं वो। ओके, कार्यरत है अभी। नेक्स्ट, बीजिंग में होने वाली विंटर ओलंपिक को 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हो रही है। गुलदेव, हीरालाल, हिमांशु ठाकुर, आरिफ मोहम्मद खान। सही उत्तर आरिफ मोहम्मद खान है। अल्पाइन स्क्वायर आरिफ मोहम्मद खान जम्मू कश्मीर के हैं। हाल ही में ज्वाइंट स्लालोम स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया है। खेल है, ओके, विंटर स्पोर्ट्स में, विंटर ओलंपिक में ज्वाइंट स्लालोम स्पर्धा, उनमें क्वालिफाई किया है इन्होंने। इससे 1 महीने पहले उन्होंने दुबई में ओलंपिक क्वालिफायर भी अल्पाइन की स्कीम के स्लालोम वर्ग में क्वालिफाई किया। इससे पहले भी उन्होंने क्वालिफाई किया। कहाँ पे? तो दुबई के ओलंपिक क्वालिफायर में, ओके, जो हुई थी। अल्पाइन स्कीयर का मतलब होता है बर्फ वाली ऊंची जगह से नीचे की ओर फिसलते हुए आना। देखिए, अल्पाइन स्कीयर का मतलब मैंने लिख दिया है, तो बर्फ वाली जो ऊंची जगह है उसे नीचे की ओर फिसलते हुए जो आते हैं पकड़ के, उसी को कहते हैं स्लालोम स्पर्धा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2030 तक भारत में कितने बाघ का मौत हुई? 126। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2030 तक भारत में कितने बाघ की मौत हुई है? तो देख ले, 126, 140, 150, 200। 4 ऑप्शन दिया हुआ। सही उत्तर है 126। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण NTCA ने 2021 में भारत की कुल 126 बाघों की मौत हो गई, और मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई एक बाघ का मौत के कारण इसकी जांच की जा रही है।
तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि हाल ही में एमपी के छिंदवाड़ा में एक बाघ मृत पाया गया और 44 बाघों की मौत के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और बाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। 126 बाघों की मौत हुई है भारत में 2030 2021 में। ओके, 2021 तक 126 बाघों की मौत हुई है। केंद्र सरकार जल्द ही किस केंद्र शासित प्रदेश में जिला सुशासन सूचकांक का विकसित करने जा रही है। तो जिला सूचकांक से है। ओके, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी। सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इस प्रकार की सूचकांक प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग इस संबंध में जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ काम कर रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में सुशासन सूचकांक बनाया जाएगा, जिसका लक्ष्य विभिन्न जिलों की प्रशासनिक सुधार निश्चित करना है। तो देख लीजिए इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है। $3 ट्रिलियन मार्केट वाली। ओके, तो ये एप्पल, मेटा, ट्विटर, इंस्टाग्राम। सही उत्तर है एप्पल। एप्पल एक टेक कंपनी है जो सभी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया। 3 जनवरी को अपने एक मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन पहुंच गई, जो कि अब तक सबसे अधिक वैल्यू वाली कंपनी बन गई। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एप्पल ने अगस्त 2018 में $1 ट्रिलियन का आंकड़ा हुआ था और एप्पल कंपनी की स्थापना स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक, रोनाल्डो वेहन की थी। इसी साल उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर एप्पल लॉन्च किया था। स्टीव जॉब्स ने कैंसर की वजह से अगस्त 2011 में CEO के पद छोड़ दिया था। अभी चेयरमैन और थोरी लेविंसन है। अभी जो चेयरमैन है वो लेविंसन है और CEO टीम कुक को बनाया गया है। ओके, तो देख सकते हैं इसका जो $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली जो दुनिया की सबसे पहली कंपनी जो बन गई एप्पल कंपनी है। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन दिया हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय। सही उत्तर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना स्पेस साइंस सैटेलाइट डेवलपमेंट में छात्रों को प्रशिक्षित करने और अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य चुनौतियों को सामना करने के उद्देश्य से किया गया। तो देख लीजिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का क्या नाम रखा गया है, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी। कहाँ पर उद्घाटन किया है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। ओके, नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा ODF ओपन डिफेक्शन फ्री तो गाँव में कौन सा राज्य प्रथम स्थान में है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। सही उत्तर है तेलंगाना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक का सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गाँव की सूची में तेलंगाना देश की सबसे पहले स्थान पर है। तेलंगाना में 14,200 गाँव में से 13,737 गाँव ODF प्लस की सूची में है, जो 9.9% और 6.74%। इसके बाद तमिलनाडु में 35.39%, कर्नाटक में 5.59% और गुजरात में केवल 83 गाँवों में 0.45% के साथ 17वां स्थान पर प्राप्त किया है। ओके, एक्चुअली ये 96 होगा फ्रेंड्स। ये जो 9.00 है ना, ये नहीं होगा, 96.74%। यहाँ पर देख लेंगे, जो आंकड़ा सुधारना है। ओके, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, 96.74%। नेक्स्ट, भारत कितने 7 अभ्यास मिलन का 2002 का मिका नौसैनिक उद्योग के खेल की मेजबानी करेगा। तो 45, 48, 50, 46। सही उत्तर है 46। भारत ने 25 जनवरी 2022 से निर्धारित विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भाग लेने के लिए कुल 40 मित्र देशों को आमंत्रित किया है। ओके, अभ्यास मिलन की 11वीं संस्करण का विषय सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। इस अभ्यास का 1995 में शुरू किया गया था और ये द्विवार्षिक रूप में आयोजित किया गया है। तो याद रखेंगे, अभ्यास मिलन 2022 का नौसैनिक युद्ध खेलों की मेजबानी करेगा। कौन, कितने देशों के साथ अभ्यास करेगा ये, तो 46 देशों के साथ। याद रखेंगे आप, 40 देशों के साथ मिलन अभ्यास शुरू होगा 2022 में, और भी ये नौसैनिक युद्ध है। ओके,
हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद आतंकवाद निरोधी समिति के अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो देख ले ऑप्शन क्या है। टी.एस. तिरुमूर्ति, विकास सबरू, हर्षवर्धन श्रृंखला, विजय केशव गोखले। सही उत्तर है टी.एस. तिरुमूर्ति। आतंकवाद निरोधी समिति की स्थापना 2001 में 9/11 के आतंकवादी जो हमलों के मद्देनजर की गई थी। आपको तो याद है 9/11 हमला क्या हुआ था। ओके। भारत में स्थायी प्रतिनिधि त्रिमूर्ति ने 2022 के लिए भी सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति के अध्यक्ष पद ग्रहण कर लिया। तो इसका आंसर क्या होगा। प्रतिनिधि जो अस्थायी प्रतिनिधि है भारत का वो टी.एस. तिरुमूर्ति ने किया है। टी.एस. ने तिरुमूर्ति 2022 के लिए भी सुरक्षा परिषद आतंकवादी निरोधी समिति के अध्यक्ष पद ग्रहण किया। ओके। नेक्स्ट, हाल ही में सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां सदस्य कौन बना है? भारत, अमेरिका, इजराइल, एंटीगुआ, बारबुडा। सही उत्तर एंटीगुआ और बारबुडा। एंटीगुआ और बारबुडा ने भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर के.जी. श्रीनिवास की उपस्थिति में आईएसए का फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आईएसए का मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन उद्देश्य ऊर्जा का प्रसारित करना, सौर ऊर्जा का लाभ एवं उपयोग करने के लिए बाजार प्रणाली को अपनाना। हाल ही में अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शामिल होने के लिए 101वां सदस्य एंटीगुआ और बारबुदा बन गया है। तो आप देख सकते हैं 101वें सदस्य एंटीगुआ बारबुदा बन गया। 102वां होगा 101वां। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का स्थापना जो हुई थी 2015 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग करके पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग कम करना। अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का वर्तमान महानिदेशक है। अगर पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो अजय माथुर। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम, हरियाणा में। ओके। और ये सौर गठबंधन का शामिल होने वाला 102वां सदस्य कौन है, 102 एंटीगुआ बारबुदा। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया? इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, म्यांमार। सही उत्तर है फिलीपींस। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के आंकड़ों में अनुसार नाबालिग लड़कियों को शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस का स्थान ऊपर है। अब 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माँ पिताजी को भी 12 साल तक जेल हो सकती है। फिलीपींस में अब तक हर 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र में से पहली कर दी जाती थी। याद रखेंगे, अब बाल विवाह प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो फिलीपींस में लगाया। किसने लगाया? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने लगाया है। ओके। हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। इसमें से प्रथम स्थान किस राज्य पर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। सही उत्तर उत्तर प्रदेश। इस पुरस्कार की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय 2018 में की गई और इस उद्देश्य जल संसाधन का प्रबंधन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का संगठनों को प्रसारित करना। सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश फर्स्ट, राजस्थान सेकंड, तमिलनाडु थर्ड और वर्तमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो याद रखेंगे आंसर क्या है ये। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिले 19, पहला 18 में हुआ, दूसरा 19 में हुआ, ये 20 में है। ओके, तीसरा है। तो याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है, 2020 का ही है। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में नील नोक किनरे का निधन हो गया। वो किससे संबंधित है? नील नोक किनरे पियानो वादक, क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, बांसुरी वादक। सही उत्तर है पियानो वादक। शिलोंग चैम्बर चोयर एसएससी के संस्थापक और प्रसिद्ध भारतीय संगीत कार्यक्रम पियानो वादक नील नोक किंगरी का निधन हो गया। एसएससी वंदे मातरम का संकल्प को लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट चंद्रयान 2 का चंद्रमा पर उतरने के दौरान बजाया गया था। 2015 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित भी किया है और इनका जन्म असम में हुआ था। तो याद रखेंगे नील नोक किनरे का निधन से संबंधित पियानो वादक से। किस राज्य पहला खिलौना निर्माण कोपर टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है? गुजरात, केरल, कर्नाटक, दिल्ली। सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक कोपल में पहला खिलौना निर्माण टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है, जो कि मार्च 2022 से चालू किया जाएगा। इस कोपल टॉय क्लस्टर के खिलौना बनाना, उपकरण बनाना, पैकेजिंग का उत्पादन करना और इलेक्ट्रॉनिक का विकसित करना और पेंट बनाना आदि शामिल है। भारत में खिलौने के लिए कर्नाटक तीसरा सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। ओके, कर्नाटक तीसरा सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। नेक्स्ट, पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किस महिला जस्टिस का नामांकन को मंजूरी दे दी है? तो देख लें, शोभना मलिक, आयशा मलिक, ईसा मलिक, मोहना अगिनेत्री। सही उत्तर आयशा मलिक। आयशा मलिक के नामांकन की मंजूरी मिलने के बाद वह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बन गई। इससे पहले वह 2012 में लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद है
और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। ओके ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? आयशा मलिक। हाल ही में भारत का 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत सुब्रमण्यम, किशोर आनंद, कमल सुब्रमण्यम, जसप्रीत संतु। सही उत्तर है भरत सुब्रमण्यम। 9 जनवरी 2022 को इटली में एक आयोजन में भारत का 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब भारत सुब्रमण्यम को सुगंधित चेन्नई से हैं और अभी उनकी उम्र केवल 14 साल है। भारत से पहले मित्रभा गुहा पिछले साल नवंबर 2021 में 72वें ग्रैंड मास्टर बने थे और जबकि उनसे 2 दिन पहले संकल्प गुप्ता 71वें ग्रैंड मास्टर बने थे। भारत पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर को विश्वनाथन आनंद माना जाता है। तब याद रखें, ग्रैंड मास्टर के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है इन्फॉर्मेशन। ओके, तो 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है भारत का? तो भरत सुब्रमण्यम। असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है? पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस कहाँ? तो त्रिपुरा से जोड़ने वाली, असम के माध्यम से। तो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर। सही उत्तर है मणिपुर। राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 8 जनवरी 2022 से शुरू हुई। अगरतला में जीरो बॉम्ब के बीचों बीच चलाई जाएगी। जीरो बॉम्ब की जगह का नाम है वहाँ, उससे बीचों बीच चलाई जाएगी। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई दी। इस ट्रेन से चलने से 300 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे के बजाय 6 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। तो याद रखेंगे, कौन सा असम के माध्यम से किस राज्य से गुजरेगा? तो मणिपुर राज्य से त्रिपुरा को जोड़ दिया जाएगा, वो जनशताब्दी एक्सप्रेस के वहाँ पे चलाया जाएगा। ओके नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम से किसके सहयोग से जनवरी 2022 में निरामय परियोजना शुरू की है? तो पीरामल स्वास्थ्य, सिस्को, विप्रो, ए और बी दोनों। सही उत्तर है ए और बी दोनों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने पीरामल स्वास्थ्य को सिस्को से सहयोग से 8 जनवरी 2022 को निरामय योजना शुरू की है। इसे राज्य में स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का प्रदर्शन करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो आप इसका आंसर देख लें, क्या है? ए और बी, यानी पीरामल स्वास्थ्य और सिस्को दोनों। ओके, तो क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम, ये असम के सहयोग से हो रहा है। असम ने शुरुआत की है किसके सहयोग से? तो पीरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से निरामय परियोजना शुरू की है। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं निरामय परियोजना कहाँ से संबंधित है, तो असम से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 गाँव को राजस्व गाँव घोषित किया है? तो 4 गाँव राजस्व घोषित किया है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। यह 4 गांव भवानीपुर है, तेड़िया है, ढाकिया और बिछिया। यह बहराइच जिले की मिहींपुरवा तहसील में स्थित है और इन गांव का बनतागिया समुदाय के लोग रहते हैं। बनतागिया समुदाय। ब्रिटिश शासन के दौरान बनतागिया समुदाय लोगों को म्यांमार से लाकर पेड़ लगाने के लिए लाया गया था। इस निर्णय ने इन गाँवों के लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। देखिए, वहाँ बनतागिया नामक समुदाय रहता था। कहाँ पे? तो बहराइच जिले में। और ये जो 4 गांव हैं, इसको राजस्व गांव घोषित कर दिया। कौन सरकार? तो उत्तर प्रदेश का सरकार। ये उत्तर प्रदेश में है। ओके, और ये जो म्यांमार से पकड़ के जो लाए थे ब्रिटिश सरकार, इन बनतागिया पेड़ लगाने के लिए जगह जगह पे, इसलिए इनका समुदाय का नाम ही है बनतागिया। और इनको अब इस तरीके से अगर लाभ मिलना शुरू हो गया राजस्व गाँव, तब इनको सरकारी योजना का लाभ भी मिलेगा। ओके नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल ट्रॉफी किसने जीती है? रोहन बोपन्ना, रामगोपाल रामनाथन, रोहन बोपन्ना, सोमदेव देवबर्मन, राफेल नडाल, रोहन बोपन्ना, डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल। से उत्तर है रोहन बोपन्ना, रामगोपाल रामनाथन। 9 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल ट्रॉफी जीती है। यह बोपन्ना को विश्व एटीपी डबल्स खिताब और रामकुमार के पहला खिताब था। उन्हीं ने यह पुरस्कार राशि के रूप में $18,700 अमेरिकी प्राप्त किए हैं। प्रत्येक ने 250 रैंकिंग अंक अर्जित किए हैं। ओके, तो देख सकते हैं प्रत्येक ने 250 रैंकिंग अंक अर्जित किया। कितना मिला है इनको पुरस्कार की राशि के रूप में? तो $18,700 अमेरिकी मिला है। इन्होंने जीता है एडिलेड इंटरनेशनल डबल ट्रॉफी। ओके, हाल ही में 79वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 की घोषणा की गई। इसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का खिताब किसे दिया गया है? ओके, तो निकोल किडमैन, ओ योक्सो, एंड्रियो गारफील्ड, विल स्मिथ। सही उत्तर विल स्मिथ। यह अवार्ड अमेरिका के ऑस्कर पुरस्कार के बाद फिल्म और मनोरंजन जगत से जुड़े हुए सबसे बड़े पुरस्कार के माने जाते हैं और फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की तरफ से दिया जाता है। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को सम्मान करना होता है। ओके,
तो याद रखेंगे ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो 2022 का जो घोषणा हुई है, जो बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का खिताब दिया है, तो किनको दिया है? विल स्मिथ को दिया है। ओके। और ये उस ऑस्कर पुरस्कार के बाद ये फिल्म मनोरंजन के जो जगत में ये सबसे बड़े पुरस्कार माना जाता है। हालांकि सभी जानते हैं ऑस्कर पुरस्कार बहुत बड़े हैं, बड़ा पुरस्कार होता है। तो अब ये जो पुरस्कार है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये भी ऑस्कर के बाद ही माना जाता है, इनको सेकंड नंबर पे। ओके। यूनेस्को ने भारतीय धरोहर को विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? यूनेस्को ने क्या किस भाषा में भारतीय धरोहर के विवरण को भाषा में छापने की सहमति दे दी है? तो अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी। तो उत्तर है हिंदी। विश्व हिंदी दिवस पर संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों का हिंदी विवरण जारी करने का निर्णय किया है। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर विद्यालय की तरफ से यह एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। ओके। तो विश्व हिंदी दिवस अब कब मनाया जाता है? आप फ्रेंड्स, अगर आप लोग देख रहे होंगे वीडियो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ओके। हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? तो नर्मदा रेलवे स्टेशन, केवट रेलवे स्टेशन, अखंडता रेलवे स्टेशन, एकता रेलवे स्टेशन। सही उत्तर एकता रेलवे स्टेशन। केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मूर्ति है केवड़िया में, जो केवड़िया रेलवे स्टेशन का बड़ोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। और रेल मंत्रालय ने गुजरात का नर्मदा जिले के अंतर्गत केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ओके। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे ऊंची मूर्ति है, जो कि 182 सेंटीमीटर है। और इसे बनाने वाला जो है मूर्तिकार राम जी सुथार है। इनका निर्माण करने वाली कंपनी L&T है। तो याद रखेंगे। ओके। ये जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ से केवड़िया में, वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है उनका नाम अब बदल दिया गया। केवड़िया रेलवे स्टेशन नहीं होगा, अब एकता रेलवे स्टेशन है। हमको तो पता ही होगा कि किनका वहाँ पे मूर्ति है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का, आप बता दें तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, नहीं तो मैं तो जानती हूँ, फिर भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2022 में भारत के जीडीपी की वृद्धि दर कितनी है? तो 8.1, 9.1, 8.3, 7.9। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.3% रहने के अनुमान लगाया गया है। विश्व बैंक ने 11 जनवरी 2022 को ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के जारी की है। विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था विकास दर 2021 में 5.5% और 2022 में 4.1%, 2023 में 3.2% रहेगा। वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC है और अध्यक्ष डेविड मेलपास है। तो याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक हमेशा भारत का जीडीपी वृद्धि बताया है, और वैश्विक जो अर्थव्यवस्था में विकास दर जो बताया उन्होंने भी बता दिया कि 2023 में 3.2% ही रहेगा, और जो 2022 अब आई है उनमें 4.1% रहेगा वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास दर। ओके। और जीडीपी भारत, खैर तो भारत के बारे में मैंने बता ही दिया कि 8.3%। और ऑलरेडी मैंने बजट में भी बता दिया, सारा मेंशन कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो प्लीज़ जाकर देख लें। 50 हाल ही में किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल शुरू हुआ? कचाई लेमन ये नाम है, हो सकता है कि कभी पूछा जा सके क्योंकि कुछ अलग ही नाम है। तो मणिपुर, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड। सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल महोत्सव मनाया गया है। 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल 18वां संस्करण मणिपुर उखरुल जिले की कछाई गांव में स्थानीय मैदान में शुरू हुआ। इस वर्ष महोत्सव का आयोजन सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू का विषय के तहत किया जा रहा है। ओके। ये जो कचाई नींबू का जो नींबू, लेमन तो जानते हैं नींबू ही होता है, इसलिए यहाँ पर है कचाई नींबू। इसका जो ये है थीम है सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू। ओके। मणिपुर के अन्य महोत्सव भी मैंने ऐड कर दिया फ्रेंड्स, इसको भी आप थोड़ा देख लें गौर से। संघाई महोत्सव, सिरुई लिली महोत्सव, संतरा महोत्सव और नाता संकीर्तन महोत्सव, इस तरह के महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। तो कभी भी पूछा सके, अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप अचानक माइंड में क्लिक कर सकती है कभी भी। ओके। तो आप पढ़े रहें। तो ओके फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन है जनवरी 2022 में करंट अफेयर्स के रूप में आई है, जो कि जो इम्पॉर्टेंट है मैंने ऐड कर दिया है। अब जो नेक्स्ट आएगी फरवरी का जो करंट अफेयर्स है वो मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगी आपकी। ओके। फिलहाल मैं अभी आपको जून की करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाऊँगी अगले मंडे को, और इस मंडे को मैंने आपके सामने जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स आकर
मैंने बता दिया सारा। ओके, जितनी भी सारे क्वेश्चन थे सब इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी सी समय निकाल कर पढ़ लें जितनी भी क्वेश्चन हैं, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है उन्हें भी ध्यान से पढ़ लें। ओके, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं अगर आप लोगों को जो पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ आप थोड़ा लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में, क्योंकि आप लोग ये करंट अफेयर्स आपका करंट अभी मंथ जो चल रही थी जनवरी का वो है, और फरवरी का तो जैसे कि मैंने बता ही दिया था मार्च में फिर में लाऊंगी। तो प्लीज़ जितनी भी सारी वीडियोज़ हैं उनको भी आप लोग देख लें अगर नहीं देखे हैं, और जो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले जो हम वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।